गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 13 अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ नए और कुछ पुराने टॉपिक करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं ब्रीफली कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वन चाइना पॉलिसी के बारे में। एक्चुअली चाइना और ताइवान के बीच में जो इशू चल रहा है, वैसे तो इंडिया आपको पता ही है, इंडिया एक शांति प्रिय कंट्री है। हम लोग किसी के दूसरे काम में टांग नहीं अड़ाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है इंडिया ऐसे बयान दे देता है एक हिंट देने के लिए कि भैया हम लोग इतने न्यूट्रल भी नहीं है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ताइवान वाले इशू पे इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है। ये एक सिग्नल भी हो सकता है चाइना को, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। वन चाइना पॉलिसी के बारे में आई होप आपको पहले से पता होगा इसके बारे में, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक होने वाला है। दूसरा टॉपिक रहेगा मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में। एक्चुअली गवर्नमेंट ने इसके लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। तो आपको पता ही है जब भी कोई स्कीम लॉन्च होती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसको हम लोग करने वाले हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, प्रीवियसली कौन कौन से प्रोविजन लिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वो थोड़ा सा जानेंगे। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के लिए सरकार ने अभी रिव्यू पिटीशन डालने की भी बात कही है केरला गवर्नमेंट को। ये काफी पुराना इशू है तो रिपीटेड सा टॉपिक है, लेकिन जो स्टूडेंट और जो एस्पिरेंट पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हैं उनके लिए एक नया टॉपिक हो सकता है। ज्यादातर यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट दूंगा मैं, लेकिन हल्का फुल्का जो है आपको सरफेस पे बता सकता हूँ। चलिए, असेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये एक्ट क्या है, क्यों ये पास किया जाता है, इसका पर्पस क्या है, अभी प्रेजेंटली सरकार ने कौन सी नई कमोडिटी के ऊपर इस एक्ट को लगाया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। और इसको हम लोग इन्फ्लेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। तो जीएस पेपर 2 से जीएस पेपर 3 से जहां मर्जी से आप इसको रिलोड कर सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो है छोटा सा टॉपिक रहने वाला है। बताऊंगा कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है थोड़ा सा, क्योंकि सरकार जो है इससे काफी रिवेन्यू जनरेट होता है, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल, ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है और अच्छा होने वाला है और सिंपल सा है बिल्कुल। तो हमारी आजादी से लेके अभी तक का इंडिया में क्या पॉपुलेशन का ट्रेंड रहा है, एब्सोल्यूट टर्म में, परसेंटेज टर्म में, पॉपुलेशन को लेके कौन कौन से इश्यूज हैं हमारे सामने, भैया सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा अच्छा एस्पेक्ट, थोड़ा सा बुरा एस्पेक्ट है ना, थोड़ा सा गर्म सरद, वो ऐसे ही चलता रहता है। उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हम लोग मेंस के लिए भी एक आंसर लिख सकते हैं। फिर कुछ एमसीक्यूज हैं 2-3 जो इकोलॉजी वाले सेक्शन से मैंने इंक्लूड किए हैं, एंड देन वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स एज वेल। चलिए देखते हैं, एक बार सीधा आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट और एक छोटी सी अपील। अपील तो आपको पता ही है, जो हमेशा आपको बोलता हूं, क्या करना आपने वीडियो को करना है लाइक, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप न्यू एनालिसिस देखते हो तो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिस टाइम भी आप देखते हो, हाय, हेलो, राम राम, नमस्ते, सलाम, कुछ भी आप जो है कमेंट सेक्शन में करिए। और एक छोटा सा ये अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपना एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया है, अभी शुरू होने ही वाला है। अगर आपको एडमिशन चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए, पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएगी। सिर्फ 7500 का ये कोर्स है। सारी की सारी एनसीईआरटी आपकी करवाई जाएंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है एक बार एनसीईआरटी आपका कवर हो गया ना अच्छे से, तो उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करके भी प्रेपरेशन कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कर सकते हैं। चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक आता है यहां से, जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक है और जियोपॉलिटिक्स काफी मजेदार होता है, आपको पता है। अवॉइड यूनिलेटरल एक्शन टू ऑल्टर ताइवान स्टेटस को, सेज इंडिया। देखिए यार, ये कितनी जबरदस्त चीज होती है ना। हम जब एग्जाम में हेडिंग सब हेडिंग लिखते हैं, हम हमेशा आपसे बात करते हैं कि जब भी आप आंसर लिखते हो यूपीएससी में, तो हमेशा हेडिंग सब हेडिंग का यूज किया करो। तो द हिंदू न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में, किसी भी न्यूज़पेपर में जो हेडिंग्स होती हैं, यहां से आप सीख सकते हो बहुत कुछ, कि एक हेडिंग अपने आप में ही एक समरी होती है ना। देखिए ये इस हेडिंग को देखिए, पूरा इशू हमें समझ में आ जाता है। अवॉइड यूनिलैटरल एक्शन। यूनिलैटरल एक्शन मतलब एक तरफा, जिसे हम लोग एक तरफा प्यार बोलते हैं, वो यूनिलैटरल लव होता है। तो यूनिलैटरल एक्शन है। यूनि का मतलब क्या होता है, एक ना, यूनि मतलब एक। जो यूनिसेक्स सैलून होते हैं हमारे पास, जो जहां पे सिर्फ एक ही जेंडर के लोग जा सकते हैं, या फीमेल जा सकते हैं, मेल जा सकते हैं, उसे यूनि जो है यूनिसेक्स, उसको सैलून बोलते हैं ना। तो यूनिलैटरल एक तरफा एक्शन। तो ऑल्टर, ऑल्टर मतलब चेंज। ताइवान स्टेटस को, स्टेटस को मतलब जो पहले से स्टेटस फिक्स हो चुका है उसे स्टेटस को कहते हैं। तो इंडिया कहता है, चाइना को इंडिया ने यह कहा कि आप प्लीज एक तरफा एक्शन को अवॉइड करें और ताइवान का जो स्टेटस को है, जो पहले से सेटअप हो चुका है, उसे चेंज करने की कोशिश ना करें। एक हेडिंग अपने आप में कितनी जबरदस्त बात। इट्स लाइक कबीर के जो दोहे होते हैं,
है ना, गागर में सागर, सिर्फ 2 लाइनों का दोहा होता है लेकिन उसके अंदर फिलॉसफी दुनिया भर की होती है ना। अगर आप में किसी को कबीर का कोई दोहा बड़ा पॉपुलर है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो कल हम उसको इंक्लूड करूंगा विद योर नेम ऑल्सो, ठीक है। चलिए, तो ये कहा है इंडिया। आपको पता है कि चाइना ताइवान का इशू वैसे तो हमेशा से चलता ही रहता है, लेकिन आजकल काफी गर्म हो गया है, क्योंकि जब से पिलोसी ने वहां पे गई थी ताइवान में, तब से जो है वो काफी हंगामा वहां पे कर रहा है चाइना, है ना, क्योंकि चाइना कहता है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, वो किसी और का नहीं है। एनीवेज, तो थोड़ा थोड़ा आज हम लोग आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा मैं। देखिए, तो यहाँ पे आ जाता है आपका ताइवान, इधर ये आपका आ जाता है इधर साउथ कोरिया, ठीक है, और इधर आ जाता है ये पूरा जापान, और इधर आपके आ जाता है फिलीपींस आइलैंड्स एंड ऑल दैट। लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखिए इस मैप के अंदर, तो ये जो पूरी चेन है, जिस चेन में मोस्टली जो कंट्री हैं, मतलब लगभग सभी कंट्री, वो यूएसए के खास दोस्त हैं, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे ताइवान हो, चाहे फिलीपींस हो, और आगे अगर आप इंडोनेशिया वगैरह इधर भी जाओगे ना, सब ये सिंगापुर वगैरह, वो सब दोस्त किसके हैं? अमेरिका के हैं। अब डोंट यू थिंक सो ये एक बैरियर जैसा है ना, ये एक बैरियर है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना चाहता है कि उसको पैसिफिक ओशन में एक्सेस मिले, ओपन एक्सेस मिले, लेकिन ये जितने भी आइलैंड चेन हैं वो भैया एक बैरियर का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना को पैसिफिक ओशन में ओपन एक्सेस नहीं मिल पाती है, और जिसकी वजह से चाइना जो है वो कमजोर है पैसिफिक ओशन में। इसीलिए चाइना जो है वो ताइवान को लेके इतना ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि आप ये देख लीजिए, एक बार अगर ताइवान की एक्सेस मिल गई चाइना को, तो उसके बाद जो है पैसिफिक ओशन में उसको खुला उसको ऑप्शन मिल जाएगा, और हमें कोई कंट्री उसको चैलेंज नहीं कर पाएगी। इसीलिए ये पूरा हंगामा हो रहा है, और अमेरिका इसीलिए ताइवान को जो है नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अमेरिका को पता है एक बार ताइवान अगर कंट्रोल में आ गया ना, तो भैया तो पैसिफिक ओशन में उसके जो एसेट्स हैं, जो उसने पिछले 50-100 सालों में बनाए हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि पूरी ओपन एक्सेस पैसिफिक ओशन के अंदर चाइना को मिल जाएगी। तब जो हंगामा हो रहा है, जो इशू क्रिएट हो रहे हैं, उसके पीछे की फिलॉसफी समझने की कोशिश करिए। तो ये सारे का सारा पावर गेम चल रहा है। अब तक तो चाइना ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि चाइना के पास खुद इतनी पावर नहीं थी, लेकिन बोलते हैं ना कि जो उंगली पकड़ के जो है बाजू पकड़ लिया, तो चाइना पहले वीक था तो वो कुछ नहीं बोलता था, अमेरिका की हेल्प लेता था, आप हमें टेक्नोलॉजी दीजिए, पैसा दीजिए, हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। अब चाइना को लगा कि भैया वो मजबूत हो गया है, तो उसको आंख दिखाने लगा, है ना। तो वो पूरे का पूरा यहाँ पे पावर गेम चल रहा है, पावर गेम चल रहा है। तो थोड़ी अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, इंडिया ताइवान की काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसकी हिस्ट्री को जाके पढ़ें अलग से, क्योंकि एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हल्का फुल्का आइडिया हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। देखिए, ताइवान को लेके जो है ना, बड़ा हिस्ट्री में जो है थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा है। देखिए, आइलैंड जो है सबसे पहली बार चाइना के कंट्रोल में आया था 17वीं सेंचुरी में। उस समय चाइना के अंदर किंग डिनेस्टी हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, जापान और चाइना के आपस में जो है 36 का आंकड़ा है शुरू से ही। 1895 में सिनो जापानीज जब वॉर हुआ, तो जापान ने चाइना से ताइवान आइलैंड को अनेक्स कर लिया, पूरी तरह से कब्जा कर लिया उसके ऊपर। फिर आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली, जापान, जर्मनी वो एक ही ग्रुप का पार्ट हुआ करते थे। तो जापान के ऊपर जब नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया, तो जापान ने कर दिया सरेंडर। तो जब जापान ने सरेंडर किया 45 में, तो ये जो ताइवान आइलैंड था वो दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसके पास चला गया? चाइना के पास चला गया। अब उसके बाद जो है चाइना में सिविल वॉर शुरू हुआ। उस सिविल वॉर के अंदर 2 पार्टी थी। एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी पार्टी थी चियांग काई शेक की पार्टी, जो कि एक नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट पार्टी थी, और ये वाले लोग जो है थोड़ा डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। लेकिन ये तो कम्युनिस्ट है, तो ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में ही बिलीव करेंगे। तो दोनों के बीच में कई सालों तक लगातार झगड़ा हो रहा था। चियांग काई शेक को लगातार अमेरिका वगैरह से, यूके वगैरह से हेल्प मिल रहा था। उसके बावजूद भी जो है माओ जेडोंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जीत गई। तो चाइना के जो मेन लैंड के ऊपर इनका कब्जा हो गया। लेकिन जो चियांग काई शेक थे, अपने बहुत सारे सपोर्टर के साथ कहां भाग गए? ये भाग गए ताइवान के अंदर, ठीक है। तो 1949 में वो ताइवान भाग गए। तब से लेके चियांग काई शेक की जो पार्टी है, नेशनलिस्टिक पार्टी, ठीक है, जिसे जो है कुमिंगतांग कहा जाता है, वो अभी तक ताइवान के ऊपर मोस्टली उसी की सरकार रही है, ठीक है। और ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये है इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री।
ताइवान को मोस्टली कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती, इवन ताइवान इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज वेल। ओनली 13 कंट्रीज प्लस वेटिकन, क्योंकि वेटिकन भी एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ यूएन के अंदर, इट्स नॉट अ फुली फ्लेज्ड कंट्री। ओनली 13 कंट्रीज रिकॉग्नाइज ताइवान एज अ सोवरेन कंट्री। ठीक है, अब ये तो सारी चीजें हो रही थी तब से लेके हंगामा। अब 1970s में जब, अब आपको ये पता है कि चाइना वाज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस आल्सो, तो अमेरिका चाइना के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन तो ऑफ कोर्स थे ही नहीं। लेकिन 1979 में अमेरिका और चाइना के बीच में क्या हुआ, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनना स्टार्ट हुए। तो 79 में जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी ओपन किया तो अमेरिकन कंपनीज को लगा कि यार उनको तो मौका मिल गया चाइना में इन्वेस्टमेंट करने का। अब सारा खेल आपको पता ही है भैया, पैसे का खेल है सब कुछ। तो जब अमेरिकन कंपनी चाइना में दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट करने लगी तो चाइना ने उनको सीधा सीधा कहा, आप मेरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तभी आपको अलाउ करूंगा जब आप ताइवान को सेपरेट कंट्री नहीं मानोगे। अमेरिका ने कहा चलिए ठीक है। तो 79 के अंदर अमेरिका ने लीगल तौर पे वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके तहत ताइवान इज नॉट अ सेपरेट सोवरेन कंट्री। नाउ दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चाइना, दिस इज वन चाइना पॉलिसी। चाइना कहता है कि ताइवान उसका अखंड हिस्सा है, अखंड चाइना की वो लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो है खेल वहां पे जो है वो चल रहा है। ठीक है, पूरा खेल यहाँ पे वही चल रहा है। तो वन चाइना पॉलिसी के तहत जो आपको मैंने बता ही दिया है ना, ताइवान इज अ पार्ट ऑफ, तो लीगल तौर पे जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन, दुनिया की बहुत सारी कंट्री ताइवान को चाइना का ही इंटीग्रल पार्ट मानती हैं, क्योंकि अगर वो नहीं मानती हैं तो चाइना उन कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता है। तो चाइना की सबसे पहली शर्त यही होती है कि आप उसे जो है वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कीजिए। हालांकि लीगल तौर पे अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बाउंड है। अमेरिका में ये पॉलिसी है कि वो ताइवान को लीगल तौर पे एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे दोनों गेम चल रहे हैं। ठीक है, चाइना, वो चाइना का पार्ट भी मानता है लीगल तौर पे, लेकिन वो चाइना को ये भी कहता है सीधा सीधा कि भैया ताइवान के ऊपर अटैक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं ताइवान की जो है सीधा डायरेक्टली हेल्प करूंगा। तो ये थोड़ा सा गेम यहाँ पे भी चल रहा है, और उसी चक्कर में जो है पेलोसी ने जब वो किया सब कुछ, है ना, तो ये जो ग्रीन लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये टेरिटोरियल जो है जोन है वो ताइवान का। ठीक है, और ये जो रेड से कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये जो है भैया यहाँ पे चाइना जो है वो ड्रिल करता है। तो ताइवान के चारों तरफ चाइना ड्रिल करता रहता है, नेवी ड्रिल और वो सब करके, और ताइवान को लगातार धमकी देता रहता है कि बच्चा ज्यादा मत उछलो। लेकिन ताइवान भैया दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चिप इंडस्ट्री है ताइवान के कंपनी है TMCS, ये दुनिया का 50% भैया चिप्स बनाती है। चिप, अरे वो मतलब अंकल चिप्स नहीं, चिप, सेमीकंडक्टर चिप। और आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है ना भैया, सेमीकंडक्टर चिप के बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो 50% ताइवान कंट्रोल करता है, और अराउंड 20-25% लगभग जो है साउथ कोरिया की जो सैमसंग कंपनी है वो कंट्रोल करती है। तो दुनिया का 70 से 80% भैया पूरा सेमीकंडक्टर चिप तो यही लोग बना रहे हैं। तो दुनिया इन्हीं से चल रही है। तो ताइवान को तो भैया आप डैमेज नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना की खुद पूरी इंडस्ट्री ताइवान के ऊपर डिपेंड करती है चिप इंडस्ट्री के हिसाब से, है ना। तो पूरे का पूरा मामला है। चलिए, उस टॉपिक मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय दे दिया, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे लगा आपको टाइम मैं दे देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है थोड़ा फास्ट करेंगे, गवर्नमेंट टू एनुमरेट पीपल हु क्लीन सीवर्स। ठीक है, तो सीवर्स को जो लोग करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैनुअल स्कैवेंजर्स इनको बोलते हैं, जो कि अपने हाथ से बेसिकली साफ करते हैं, और बहुत ही इनडिग्निफाइड, ये एक बिल्कुल ही निम्नतम जिसे बोलते हैं, बिल्कुल बॉटम लेवल का जो ये काम होता है, जब आप जो है गंदगी को साफ करते हो विदाउट एनी सेफ्टी, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, बहुत गंदी चीज है। खासकर जब आप लैट्रिन को साफ करते हो, है ना, ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब हमारी जो पोटी होती है उसको साफ करवाया जाता है, और वो भी विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स और विदाउट एनी सेफ्टी, विच इज वेरी इनह्यूमन एज वेल, है ना। तो ये मैनुअल जो स्कैवेंजर जो जॉब है ये एक्चुअली में बहुत इनह्यूमन है कि नहीं। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 2017 से लेके अभी तक 351 डेथ हो चुकी हैं, चाहे वो नाला कह लीजिए, लैट्रिन कह लीजिए, उसको साफ करते हुए, विच इज सच अ बैड थिंग। तो सरकार ने क्या कहा, अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये कहा है कि नाउ दे आर गोइंग टू मेक अ लिस्ट ऑल ओवर इंडिया कि जो लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर काम करते हैं। तो जो 500 अमृत जो सिटीज हैं, ठीक है,
वहां पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर द मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसे नमस्ते स्कीम कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो नमस्ते स्कीम है वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग के रिलेटेड है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे सरकार क्या करेगी, एक बार जब उनकी लिस्ट बन जाएगी तो इस नमस्ते स्कीम को जो है हम लोग मर्ज कर देंगे किसके साथ, रिहेबिलिटेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स SRMS स्कीम विच इज लॉन्च्ड इन 2007। तो धीरे धीरे हम उसको कर देंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नमस्ते स्कीम है ये एक्चुअली दो मिनिस्ट्री का मर्जर है। एक हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और एक है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन वेलफेयर, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दोनों मिनिस्ट्री ने मिलकर इसको बना रखा है। इसका काम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इरेडिकेट अनसेफ सीवर एंड द सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस। तो सरकार इसमें क्या करती है, जो म्युनिसिपैलिटीज वगैरह होती हैं उनको मशीनरी प्रोवाइड करवाती है लो कॉस्ट पे। अब बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटी ऐसी होती हैं जो कहते हैं भैया हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम लोग मशीनों के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे, आप मशीनें तो खरीदिए, है ना, उनके लिए ग्लव्स खरीदिए, बूट्स खरीदिए, मास्क खरीदिए, है कि नहीं, उनके लिए कपड़े खरीदिए जो कि सेफ्टी के लिए यूज होते हैं। तो वो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल का यहाँ पे पर्पज है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने आपके सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे थोड़ा कंटेंट डाल दिया है। मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स आर डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम द पब्लिक स्ट्रीट्स एंड ड्राई लैटरिंग्स, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, गटर्स एंड द सीवर्स। ठीक है, ऐसे लोगों को जो इन सभी चीजों की सफाई करते हैं, गटर्स, सीवर, सेप्टिक टैंक्स, लैटरिंग, है ना, ड्राई लैटरिंग जो होती है बेसिकली, जो वाटर वाली होती हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, ड्राई लैटरिंग की दिक्कत होती है। और इवन इंडिया में भी तो ड्राई लैटरिंग बनाना इलीगल भी है ना, आप ड्राई लैटरिंग नहीं बना सकते अकॉर्डिंग टू द एक्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है एम्पावरमेंट ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्राई लैटरिंग प्रोहिबिशन एक्ट 1993 बनाया था। इसमें हम लोगों ने ड्राई लैटरिंग को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। उसके अलावा सरकार ने यहाँ पे और भी कई सारे स्टेप ले रखे हैं, आप उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो। तो बिल्डिंग ऑफ मेंटेनेंस एंड इन सैनिटरी लैटरिंग एक्ट 2013 भी हम लोगों ने पास किया था, जिसमें लैटरिंग को बनाना भी इलीगल है और लैटरिंग बनवाने के लिए लोगों को हायर करना भी इलीगल है, दोनों चीजें हैं। उसके अलावा हमारे पास सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज है भैया, ठीक है, इट इज ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, थोड़ा आप देख सकते हो। उसके अलावा हमारे पास राष्ट्रीय गरिमा अभियान भी है जो सरकार ने 2012 में स्टार्ट किया था मैला मुक्ति यात्रा के तहत। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में भी जो है इसको कंट्रोल करने के लिए बोला, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1993 में ये भी बोला था कि 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा इन केस अगर कोई मैनुअल स्कैवेंजर्स की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। नमस्ते स्कीम के बारे में मैंने आपसे सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा डाल दिया है, वैसे मैंने आपको बता दिया। तो नमस्ते स्कीम के बेसिकली 3 पर्पस हैं। एक तो जीरो फर्टेलिटी, तो डेथ को बिल्कुल मिनिमाइज करना है, जीरो करना है। उसके बाद कोई भी मैनुअल स्कैवेंजर जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, किसके, जो मतलब पोटी होती है, टट्टी होती है, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आप नहीं आओगे। तो आपको इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे प्रॉपर पूरी तरीके से, बूट्स और कपड़े और मास्क एंड ऑल दैट, तो वो सब यहाँ पे करेंगे। और ऑल्टरनेटिव लिवलीहुड, ठीक है, आपको स्किल वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप दूसरी जगह पे जॉब कर सको। लेकिन मैनुअल स्कैवेंजिंग इंडिया में अभी भी काफी प्रेवलेंट है, उससे कुछ रीजंस आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वैसे भी बैठ जाएगा। और इसके लिए आप सेपरेट अगर अपने नोट्स बनाए हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, वहां पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल आता है वो कहता है सेंटर टू फाइल रिव्यू पेटिशन ऑन इको सेंसिटिव जोन इन सुप्रीम कोर्ट। रिव्यू पिटीशन क्या होता है, देखिए कई बार स्कूल में ऐसा होता था ना कि आप जब स्कूल में लेट आते थे तो टीचर आपको बोलते थे कि जाओ आप क्लास में एंट्री नहीं कर सकते, क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाइए। ऐसा होता था ना, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। तो हम लोग क्या करते थे, टीचर को रिव्यू के, मैडम प्लीज आप अपने ऑर्डर को रिव्यू कर लीजिए, है ना, मैम प्लीज कंसिडर कर लीजिए, मेरा साइकिल पंक्चर हो गया था, मेरी मम्मी ने खाना बड़ा लेट बनाया, वो सब करके ना। इट्स लाइक अ रिव्यू पिटीशन, हम लोग टीचर को करते हैं। अब वो टीचर माने या ना माने वो अलग बात है। बहुत सारे मेरे वाले टीचर खैर मान जाते थे उनको पता था कि जेन्युइनली पढ़ने में अच्छा है, तो अगर ये कोई एक्सक्यूज दे रहा है तो वो जेन्युइन ही होगा। तो इट्स लाइक ए रिव्यू पिटीशन, है ना। तो ऐसा ही सरकार भी करती है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट को ये जब ऐसा कोई ऑर्डर दे देता है जिससे सरकार खुश नहीं होती है, या फिर उसका जो रेमिफिकेशन है वो थोड़ा सा तो सरकार पसंद नहीं करती है, तो वो बोलती है सुप्रीम कोर्ट को प्लीज माई बाप आप प्लीज अपने डिसीजन को थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए, है ना। उसी के मामले में बेसिकली ये है। तो थोड़े समय पहले आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो भी हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क्स हैं या टाइगर रिजर्व हैं, इनके आसपास का 1 किलोमीटर वाला एरिया जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाए, एंड दिस इज मैंडेटरी। ये जो था वो था वर्डिक्ट,
अब इसको लेके जो है मोस्टली स्टेट्स में दिक्कत नहीं आई है। ज्यादा यहाँ पे दिक्कत आई है किसमें? केरला में और कर्नाटका में, थोड़ी बहुत तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि इन स्टेट्स के अंदर, अब ये वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है बेसिकली उसकी बात मैं कर रहा हूं, 1 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, वो एग्रीकल्चर भी करते हैं, माइनिंग भी करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट का अगर वर्डिक्ट को, डिसीजन को अगर उसमें अप्लाई करने लगेंगे तो भैया बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। तो इसलिए वहां पे हो रहे थे प्रोटेस्ट। तो केरला की सरकार ने सेंटर को ये बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल लगाइए। अभी सेंटर ने ये डिसाइड किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल लगाने वाले हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट कुछ एग्जेम्पशन यहां पे दे दे, कुछ खास केस में छूट दे दे। अब देखना है आगे पूरा मामला क्या रहेगा, वो एक अलग बात है। तो अगर किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कुछ एक्टिविटी वहां पे प्रोहिबिट हो जाती है, कुछ एक्टिविटी वहां पे अलाउड होती हैं। प्रोहिबिशन वाला देखिए यहाँ ये मेन सबसे प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। आप वहां पे भैया कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आप वहां पे कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, ठीक है। आप वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, बड़े वाले, छोटे मोटे तो लगा सकते हो, ठीक है। आप वहां पे कमर्शियल जो है लकड़ी का यूज नहीं कर सकते। टूरिज्म एक्टिविटी जैसे हॉट एयर बलून वगैरह एक्टिविटी आप वहां पे नहीं कर सकते, है ना। और जो सॉलिड वेस्ट वगैरह होता है आप वहां पे नहीं कर सकते, हैजार्डियस सब्सटेंस वगैरह की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज विच आर प्रोहिबिटेड इन द इको सेंसिटिव एरियाज, ठीक है। बाकी एक्टिविटी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बाकी ऊपर वाला जो कंटेंट है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस से कॉपी पेस्ट किया है, तो इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। एक्चुअली इको सेंसिटिव जोन जरूरी नहीं है कि वो 1 किलोमीटर का हो। इको सेंसिटिव जोन जो है वो 10 किलोमीटर का भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, मतलब जो हमारे पास 2002 है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 2002, इसके तहत 10 किलोमीटर भी हो सकता है। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 1 किलोमीटर जो है वो मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लियरली ले सकते हो। तो वेस्टर्न घाट भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज अब इसको डिक्लेयर किया हुआ है। वो सारी चीजें आप थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हो। और वाइल्ड लाइफ वेस्टर्न घाट की प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने 2 कमेटी बनाई थी, गदगिल कमेटी बनाई थी एक हम लोगों ने, है ना। एक और कमेटी बनाई थी, ठीक है। उस कमेटी का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मजा आएगा। गदगिल कमेटी को रिव्यू करने के लिए एक और कमेटी बनाई थी, ठीक है। इन दोनों की रिकमेंडेशन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। गदगिल वाली तो मैंने थोड़े यहाँ पे दिया भी हुआ है, और जो नई दूसरी रिकमेंडेशन है वो भी मैं एक बार आपको प्रीवियसली करवा चुका हूं, लेकिन कल मैं उसको दोबारा से कंटेंट में डाल दूंगा अगर आपके को चाहिए। अगर आपको नाम उसका याद हो तो आप मुझे नाम बता सकते हो। हिंट थोड़ा सा देता हूं, उनका नाम है के से शुरू है, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए, तो 2 सवाल जो है आज इकोलॉजी वाले सेक्शन से मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पे। तो पहले तो बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। ये पढ़ना है ध्यान से, नोट, बहुत बार हम लोग नोट नहीं पढ़ते हैं। अंडर द इन सिटू कंजर्वेशन, 2 तरह की कंजर्वेशन होती है, एक होती है इन सिटू, एक होती है एक्स सिटू। एक्स सिटू का मतलब होता है एक्सटर्नल, मतलब आउटसाइड। इन सिटू का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। मतलब किसी जंगल के अंदर ही अगर प्रोटेक्शन किया जाए इसे कहते हैं इन सिटू, जंगल से बाहर प्रोटेक्शन किया जाए तो एक्स सिटू कहते हैं। तो आपको ये बताना है भैया इन चारों में से कौन सा इन सिटू है, कौन सा एक्स सिटू। एक और क्वेश्चन है, ये तो यूपीएससी का सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसको भी ध्यान से पढ़िए, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करिए और कल इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे सामने आता है वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन्वोक्ड टू, इन्वोक मतलब उसको लागू करना, टू रेन इन तुर दाल प्राइस। रेन इन तुर दाल प्राइस का मतलब है कि दाल के प्राइस को थोड़ा सा कम करना है। अब इस तरह की इंग्लिश थोड़ी सी हाई प्रोफाइल से इंग्लिश होती है, थोड़ी पता नहीं है वो लोग ऐसा क्यों यूज करते हैं। भाई सिंपल बोल दो, टू रिड्यूस तुर दाल प्राइस। ये रेन इन का मतलब क्या है, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे पूरा मामला बैठता है इन्फ्लेशन का, ठीक है। इन्फ्लेशन का मामला है। इन्फ्लेशन बहुत सारी चीजों से हो सकती है, डिमांड पुल होती है, कॉस्ट पुश होती है, वो सारी चीजें। इन्फ्लेशन का एक और बहुत बड़ा रीजन ये होता है जब पीछे से सप्लाई कम हो जाती है। अब आपको बताओ तो सप्लाई ना 2 चीजों की वजह से कम हो सकती है, या तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाए, सीधी सी बात है, प्रोडक्शन ही कम होगी तो सप्लाई तो अपने आप ही कम होगा, या फिर उसकी होर्डिंग हो जाए। देखिए यहाँ पे किसान है, फार्मर है, और यहाँ पे मैं हूं जिसको दाल खरीदनी है,
लेकिन मैं किसान से डायरेक्ट तो दाल नहीं खरीदता, बीच में कौन आते हैं, मिडिल मैन आते हैं, बनिया लोग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, इंटरमीडियरीज आते हैं, तो ये फार्मर से खरीदते हैं। फार्मर को जो हम लोग इनकी दुकानों से खरीदते हैं, ऐसे ही तो होता है ना। अब ये लोग बीच में क्या करते हैं, उसकी होर्डिंग कर लेते हैं, उसको स्टॉक कर लेते हैं, और इतना स्टॉक कर लेते हैं कि मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, और ये इलीगल एक्टिविटी है एक तरह से। ठीक है, एक तरह से तो इलीगल भी है और इमोरल भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए जो है आप किसी को महंगे दामों पे चीजें बेच रहे हो फालतू में, है ना। तो सरकार कई बार क्या करती है, जब किसी प्राइस जब किसी कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, तो ये सरकार जो है होर्डिंग के ऊपर लिमिट लगा देती है। होर्डिंग के ऊपर, होर्डिंग मतलब स्टॉकिंग आप उसकी नहीं कर सकते, जिसके लिए उस पर्टिकुलर कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत एसेंशियल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब जब एक किसी कमोडिटी को एसेंशियल डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके ऊपर सरकार लिमिट लगा देती है कि आप भैया इतने टन या इतने किलोग्राम से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, अगर आप करोगे तो जेल की चक्की पीसो, आप ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। ये पूरे एक बड़ा खेल होता है। तो सप्लाई को जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के कई तरीके होते हैं, या तो दूसरे देशों से इंपोर्ट कर लो, या उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दो, या फिर उस प्रोडक्ट को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत ले आओ। इस समय जो है तुड़ की दाल, अब भैया कई तरह की दाल होती हैं, 10-12 तरह की दाल होती हैं, मुझे को देखिए थोड़ा अगर आप पहचान सकते हो तो दिस इज तुड़ की दाल। तो पिछले कई महीने से तुड़ की दाल की जो है प्राइस लगातार बढ़ रहा था, और सरकार को इंटरनल रिपोर्ट मिली कि बहुत सारे लोग इसकी होर्डिंग कर रहे हैं, तो सरकार ने कोई बात नहीं बेटा, उसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत हम लोगों ने एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया। आपको ये बताता चलूं कि इस एक्ट के तहत पहले से कोई कमोडिटी एसेंशियल नहीं होती है, तो मतलब सरकार अपनी मर्जी से जो है किसी भी कमोडिटी को एसेंशियल डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, मेन पर्पस क्या होता है इसका, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, जब उसकी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट, तो एक बार अगर उसका एसेंशियल डिक्लेयर कर देती है सरकार, तो उसका प्रोडक्शन, उसकी सप्लाई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो लगभग जो है सरकार के हाथ में आ जाता है, और आप उसकी स्टॉकिंग नहीं कर सकते, होर्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या है, इन्फ्लेशन। ठीक है, थोड़ा कंटेंट आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से कंटेंट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला थोड़ा कंटेंट आपने पढ़ना है, पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको समय है। इसका इनका ये कहना है कि भाई साहब जो ये फ्रीबीज होती हैं दे आर डिफरेंट, वेलफेयर स्कीम जो है वो डिफरेंट होती हैं। जैसे मान लो आपने इलेक्शन के तहत, इलेक्शन में हो रहे हैं, और अगर आपने वादा कर दिया कि आपको एक फ्रिज मिलेगा, ठीक है, तो फ्रिज क्या है, इट्स अ फ्रीबी। लेकिन अगर सरकार को आपको बोलती है कि हम आपको स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे, तो स्किल इज नॉट अ फ्रीबी। आपको अनाज प्रोवाइड कराएंगे अगर आप बीपीएल लाइन से नीचे आते हो, इट्स नॉट अ फ्रीबी, इट्स अ वेलफेयर। इनका कहना है कि वेलफेयर जो स्कीम होती है वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट करती हैं, जनता के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करती हैं, लेकिन जो फ्रीबी होती हैं वो वन टाइम होती हैं, एक बार दे दो, वोट ले लो, बाकी में जो है भैया बाय बाय राम राम। ठीक है, तो ये मतलब होता है इनका। थोड़ा सा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, पुराना टॉपिक है ये। आप देख सकते हो, सेंट्रल बिगिन स्कीम टू रिहेबिलिटेट द बेगर्स। बस आपने स्कीम का नाम याद रखना है। स्कीम का नाम क्या है, स्माइल 75। 75 क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना, तो 75 हमारा इंडिपेंडेंस डे भी होने वाला है, तो इसलिए स्माइल 75। 75 म्यूनिसिपैलिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे सबसे ज्यादा बैगर्स होते हैं, जो भीख भीख मांगते हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने जो है किया है, और इसके लिए सरकार उनको रिहेबिलिटेट करेगी, उनको एजुकेशन देगी, स्किल देगी, मेडिकल फैसिलिटी देगी, एजुकेशन वो सब दिया जाएगा। स्माइल 75, आपको बस यही पता होना चाहिए। ठीक है, पूछेगा एग्जाम में आपसे वो कि सब स्माइल 75 जो स्कीम है वो किस चीज पे आधारित है, कौन सी मिनिस्ट्री उसको चलाती है, कितनी सिटीज उसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉर्पोरेट टैक्स रिवेन्यू रोज 34 जुलाई। तब ये डेटा बेटा जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सरकार की भैया इनकम होती है, ठीक है, जो सरकार का रिवेन्यू होता है कई तरीके से जनरेट हो सकता है। तो एक तो होती है टैक्सेबल इनकम, एक होती है नॉन टैक्सेबल इनकम, ये आपने अपनी इकोनॉमी के अंदर पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, नॉन टैक्सेबल इनकम आप जैसे ये समझ लीजिए कि सरकार ने किसी को लोन दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, पीएसयूज बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये सब नॉन टैक्सेबल इनकम होती है सरकार की, है ना। रेलवे से वगैरह से इधर से इनकम जो होती है वो नॉन टैक्सेबल इनकम होती है जो टैक्स के थ्रू आती है। और टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपको पता है जो आपके ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर लगाया जाता है, आप जी की जो भी इनकम होती है, आप जो भी प्रॉफिट करते हो,
ठीक है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। फिर एक हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, आपने कोई चिप्स खरीदा, आपने जीन्स खरीदी, पैंट खरीदी, मोबाइल खरीदा, तो उसके ऊपर आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स के जो है, जैसे इनकम टैक्स का एग्जांपल दे सकते हो या आप कॉर्पोरेट टैक्स का एग्जांपल दे सकते हो। तो दिस इज योर डायरेक्ट टैक्स, जो कि कंपनीज के ऊपर सीधा सीधा लगाया जाता है, जो वो प्रॉफिट अर्न करती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपकी इनकम भी एक थ्रेशोल्ड से अगर ऊपर होती है तो आपके ऊपर भी डायरेक्ट टैक्स लगाया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स की एक खास बात ये होती है कि आप इसको किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिसके ऊपर लगा है उसी को देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स आप जो है ट्रांसफर कर सकते हो। इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो है वो कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर होता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है भैया उसी को देना पड़ता है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा न्यूज में था, आई थॉट कि आपको थोड़ा करवा देता हूँ। कहाँ गया, ये रहा, इधर रहा। चलिए, तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कंपनी के नेट प्रॉफिट पे लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1955, और हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके तहत इट्स डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे एक वैसे लाइन डाल दी थी गलती से, लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के बारे में जाकर जरूर पढ़ें अलग से। इट्स अ वेरी सेपरेट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल, जिसमें क्या होता है कि कॉर्पोरेट जितनी कॉर्पोरेट्स होती हैं, कंपनियां होती हैं, वो कई बार क्या करती हैं, लूप होल्स का यूज करके टैक्स पे नहीं करती हैं। ठीक है, जीरो टैक्स कंपनी उनको कहा जाता है। तो सरकार ने जो है एक रूल बना दिया है कि जो भी कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज होती हैं उनको एक मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। मे बी 18% है शायद वो, अभी आई डोंट नो एग्जैक्टली, थोड़ा जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सेपरेट आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है कॉर्पोरेट टैक्स के भैया, सरकार की इनकम बढ़ती है, जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह दिया जाता है फैमिलीज को कंपनीज के द्वारा, जो फ्रिंज बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लान हो गया, जिम की मेंबरशिप हो गया, है ना, वो सब करके, तो वो सब जहाँ कॉर्पोरेट टैक्स में जो है डिडक्ट कर सकते हो आराम से ना, वो कुछ कुछ चीजें जो आप यहाँ पे जाकर उसको देख सकते हो। तो कहने मतलब ये है कि जो कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो वो कंपनी के अंदर ही रहता है। ठीक है, कंपनी के अंदर ही रहता है, और जो फ्यूचर बेनिफिट होते हैं वो एम्प्लॉयज को जाते हैं। ये थोड़ा देख सकते हो, सेपरेट सा टॉपिक है, अलग सा टॉपिक है। टैक्सेशन सिस्टम हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट तो है, बट आपके जो बेसिक सोर्सेज हैं वहां से इसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह में खास इसके बारे में दिया नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली। कोई और जैसे रमेश सिंह बुक है, एक दो बुक और हैं, संजीव वर्मा वगैरह, आप वहां से जाके इसको पढ़ सकते हैं। मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन कंट्रोल, तो ऐसी इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता हो, लेकिन इंटरेस्टिंग में दिया हुआ है, थोड़ा इसको देख सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास एक मेंस के लिए क्वेश्चन भी है, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल इज अ डबल एज स्वॉर्ड। इंडिया हैज स्कोप टू कट इट्स पॉपुलेशन साइज बट इट नीड्स टू अवॉइड अ ट्रैप दैट अवेट्स इट। डबल एज स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है कि भैया दो धारी तलवार है ना, फायदा भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, तो उसके बारे में आपने बताना है। तो इंडिया में पॉपुलेशन जो अब तक जिस तरह से ट्रेंड रहा है उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। तो एक तो हमें पता ही कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस अभी आया था, जिसमें हम लोग चाइना को सरपास करने वाले हैं। ठीक है, सबको बधाई हो। तो इंडिया नंबर 1 कंट्री बनने वाला है अभी 2023 में, अगले ही साल हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी भैया 140 करोड़, जबकि 1947 में हमारी जो जनसंख्या थी दैट वाज ओनली 34 करोड़। हालांकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो काफी कम हो रही है, और इंडिया फिलहाल जो है 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंसिडर करता है। तो अब ये देख लीजिए कि 17.5% इंडिया और लगभग इतना ही चाइना, तो भैया दुनिया का 35 से लेकर 36% पॉपुलेशन तो इन दो ही कंट्री के अंदर है। सोच के देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, है ना, हल्की फुल्की बात नहीं है, हल्की फुल्की बात नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के हर 10 में से तीसरा इंसान जो है वो इंडियन है, ये चाइनीज है। बहुत बड़ी बात है, पॉपुलेशन है भैया बहुत ज्यादा, और यही पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, और 2030 तक जो है 150 करोड़ हो जाएगी, और 250 तक जो है 166 करोड़ हो जाएगी। हालांकि इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ है, बिकॉज मोर्टेलिटी कम हुई है, फर्टिलिटी रेट भी कम हुई है, एजुकेशन बढ़ा है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी हैं, और इनका यह कहना है कि इंडिया इस समय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थर्ड स्टेज में है। तो एक्चुअली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमारे पास एक थियोरी होती है, जिसमें उस कंट्री की पॉपुलेशन उस कंट्री की डेवलपमेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करती है। तो जब कोई कंट्री बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है तो उसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि उनकी बर्थ रेट बहुत हाई होती है। जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्री हैं तो उनकी बर्थ रेट भी बहुत हाई होती है, डेथ रेट भी बहुत हाई होती है ना। तो पॉपुलेशन जो है वो इस तरह से फ्लक्चुएट करती है। फिर आती है दूसरी स्टेज आती है, तो जिसमें थोड़ा सा मेडिकल फैसिलिटी वगैरह बढ़ने लगती हैं, अवेयरनेस बढ़ने लगती है, एजुकेशन बढ़ने लगती है, तो डेथ रेट अचानक से बहुत ज्यादा कम होने लगती है।
लेकिन बर्थ रेट इतना जल्दी कम नहीं होती, बर्थ रेट अभी भी कांस्टेंट रहती है। ये जो फेज होता है वो एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की इस फेज के अंदर, क्योंकि डेथ रेट कम हो रही है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा होती है। तो पॉपुलेशन क्या होती है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, यही तो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। तो डेथ रेट हो जाती है कम, बर्थ रेट रहती है कांस्टेंट। जो तीसरी स्टेज होती है इसमें क्या होता है, इसमें बर्थ रेट कम होना शुरू हो जाती है और डेथ रेट लगभग लगभग स्टेबल हो जाती है। तो यहां पे पॉपुलेशन बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं करती, धीरे 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 ग्रोथ करती है। फिर आती है नेक्स्ट स्टेज जो कि बहुत डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर होती है। तो यहाँ पे बर्थ रेट भी बहुत कम होती है और डेथ रेट भी बहुत कम होती है। तो पॉपुलेशन हो जाती है यहाँ पे स्टेबल। और इससे नेक्स्ट स्टेज भी आती है जिसमें बर्थ रेट एक्चुअली में डेथ रेट से कम हो जाती है, तो पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो कई कंट्री में वो भी आ चुकी है। तो इनका यह कहना है कि इंडिया इस समय थर्ड स्टेज पे है। इंडिया में इस समय बर्थ रेट हो रही है कम और डेथ रेट इंडिया में लगभग हो गई है स्टेबल। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होना इज अ डिफरेंट थिंग, ओवरऑल पॉपुलेशन कम होना इज अ डिफरेंट थिंग। ओवरऑल पॉपुलेशन अभी ग्रोथ रेट कम नहीं हो रही है इंडिया की, टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 2064 तक जाके हमारी पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, 1960s में इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो थी लगभग 2%। और अगर इसी सिनेरियो से चलता रहा तो 25% तक पहुंच जाएगी, इवन लेस देन 1% पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की, जो कि काफी कम है। ठीक है, तो 2064 तक इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी 170 करोड़, जो कि उसके बाद हमारी स्टेबल हो जाएगी। क्योंकि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वैसे भी वो 2% हो चुका है और 2.1% हमारा रिप्लेसमेंट लेवल होता है। ठीक है, कुछ स्टेट को छोड़ के, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इंडिया आजाद हुआ था हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो पता कितना था? आप विश्वास नहीं करोगे, 6। ऑन एन एवरेज एक वीमेन जो है वो 6 बच्चे पैदा करती थी। आज जो है ऑन एन एवरेज की वीमेन अगर इन इन कुछ स्टेट्स को निकाल दें तो वो 2 से भी कम बच्चे पैदा करती हैं। देखो इतना ज्यादा बर्थ रेट कम हो गया है इंडिया में, है ना? इसके रीजन क्या है? ठीक है, रीजन क्या है? आप सबको पहले से रीजन वैसे पता ही है, एजुकेशन बढ़ा है, स्किल बढ़ा है, वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वो सारी सारी चीजें करके। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो मतलब इंडिया में यंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और जब यंग पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो मतलब वो क्या है? ये वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब काम धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है भैया, है ना? वर्किंग पॉपुलेशन, इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। जब ज्यादातर लोग जो है वो काम करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बेसिकली बात कर रहा है। पिछले इन द लास्ट 7 डेकेड्स द शेयर ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में पहले 50% था, अभी 65% बढ़ गया है। मतलब डिपेंडेंसी रेशियो इंडिया में कम हो गई है। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब होता है कि जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं ये दोनों डिपेंडेंसी पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये कह लीजिए कि बिटवीन 15 ईयर्स एंड 59 ईयर्स ये इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं जो वर्किंग होती है, और इससे नीचे वाले से ऊपर वाले जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। तो इनकी संख्या जो है बड़ी है इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है, राइट। और इंडिया में भैया जो है अगले 25 सालों तक दुनिया की सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन रहने वाली है ग्लोबली। तो दुनिया में हर 10 में से चौथा जो वर्कर है वो इंडिया से होने वाला है आने वाले समय में। तो ऑफ कोर्स डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट इंडिया को मिलना चाहिए, लेकिन वो कब मिलेगा? जब हम लोग उसको एजुकेशन देंगे, स्किल देंगे। तो कुछ इश्यूज हैं अभी भी हमारे साथ, है ना? वीमेन का पार्टिसिपेशन अभी काफी कम है, स्किल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी काफी कम है इंडिया में, और मेल डोमिनेट सेक्स रेशियो है अभी भी इंडिया में। हालांकि इंप्रूव हो रहा है लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। वो एक अलग अलग ही बात है। और जो वीमेन है इंडिया में जो रिप्रोडक्टिव एज में है भैया वो एनीमिक है, उनके अंदर खून की कमी है। और हर तीसरा बच्चा जो है इंडिया में वो स्टंटेड है ना? मतलब उसके एज के हिसाब से उसकी हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भैया बहुत पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हैं हम लोग। इश्यूज तो हैं, है ना? और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे डायबिटीज इंडिया में बहुत ज्यादा है। डायबिटीज कैपिटल इंडिया को कहा जाता है दुनिया की, राइट। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को इंडिया में डायबिटीज है, जो कि अपने नाम में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके अलावा इंडिया में जो एयर पोल्यूशन की जो डेथ होती है, दुनिया के 25% से ज्यादा एयर पोल्यूशन से डेथ होती है वो इंडिया में होती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो जो इंडिया में जो एजिंग पॉपुलेशन है भैया, उनको लेके हेल्थ रिस्क है, उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है। कोविड-19 में भी हम लोगों ने इसको चेक कर लिया था। दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। 2050 में जाते जाते इंडिया की जो एल्डरली पॉपुलेशन वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो उनके लेके अभी से स्कीम बनाने की जरूरत है। हमारे पास ऐसा कुछ है भी नहीं, है ना? जीडीपी वगैरह का काफी कम खर्चा करते हैं हम लोग। वो दिक्कतें तो हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पिछले कुछ सालों में कुछ अच्छा भी हुआ है।
जैसे अगर हम गुड न्यूज़ की बात करें, ओवरऑल पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट काफ़ी अच्छा रहा है इंडिया का। जैसे अगर हम लोग बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, 1947 में इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 ईयर्स हुआ करती थी। अभी कितनी है? 70 ईयर्स, जो कि काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हमारा जो पहले जो 1951 में 133 हुआ करता था, वो अभी सिर्फ 27 है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चे 5 साल से नीचे डेथ हो जाती थी, पहले 250 था, अभी वो सिर्फ 41 रह गया है। इंप्रूवमेंट तो हो रही है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो पहले जो 1940s में 2000 हुआ करता था, अभी वो सिर्फ 103 रह गया है। तो ऐसी बात नहीं है कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, हो रही है। लेकिन जिस तरह से हम लोग वर्ल्ड पावर और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा कम हो रहा है ना। तो इसको हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सोल्यूशन वही है जो हमेशा घुमा फिरा के हम लोग बात करते हैं। जीडीपी के अंदर परसेंटेज बढ़ाइए, खासकर हेल्थ का, स्किल के अंदर इंप्रूवमेंट कीजिए, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस कीजिए, पोल्यूशन को कम करिए, है ना। लेकिन मतलब कंक्लूजन में इन्होंने ये कहा है कि अभी इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है भाई। पॉपुलेशन ऑलरेडी इंडिया में कंट्रोल हो चुकी है। अभी किसके ऊपर फोकस करना है? क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करना है। क्वालिटी के ऊपर फोकस करो, क्वांटिटी के ऊपर मत फोकस करो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट काफी नीचे जा चुका है। तो पॉपुलेशन पॉलिसी अगर हम लोग बात करते हैं, तो ब्राउनी पॉइंट्स में मैंने आपके लिए ऐड कर दिया। ये आपको पता है कि सेल्फ स्टडी के लिए होता है ब्राउनी पॉइंट्स। तो इंडिया में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, 5 ईयर प्लान के तहत जितनी भी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर पॉलिसीज बनी है, उसकी एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है वो ये है, फोर्स्ड स्टरलाइजेशन, मतलब जबरदस्ती लोगों की नसबंदी करवा दी जाती थी। भैया गांव में आते थे पुलिस वाले, यंग लोगों को पकड़ के ले जाते थे, जबरदस्ती जाके जो है हॉस्पिटल में उनकी नसबंदी करवाते थे, 20-30 रुपए उनको देते थे, 2 केले देते थे और जाओ घर पे जाओ, क्या बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल था, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार भी गिर गई थी। और ये सब हो रहा था इमरजेंसी के दौरान, है ना। काफी ब्लैक चैप्टर है इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए, तो वो कुछ कुछ चीजें हैं, आप अपने आप से पढ़ सकते हो। आई थिंक आपको मजा आया होगा आज के एनालिसिस में, ठीक है। कुछ एडिशनल आर्टिकल आपके लिए मैंने यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए डाल रखे हैं। मजा आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी अटेंडेंस जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।